नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हमारा अतीत बुक का पहला अध्याय, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इन परिवर्तनों की पड़ताल के संदर्भ में आज हम देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। अब हजारों वर्षों में क्षेत्र और साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन से वंश यहाँ है, उन सब के विषय में हम देखते हैं। चोल अध्याय 2, चोल के विषय में। चोल एक वंश था जो दक्षिण भारत में जिसने शासन किया और एक शक्तिशाली वंश था, उसके विषय में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में। तुगलक मध्यकाल में आया एक मुस्लिम वंश था, उसके विषय में पढ़ेंगे अध्याय 3 या मुगल। अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासन रहा है इसका, गयासुद्दीन बलबन का, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देख। प्रशस्ति का मतलब क्या होता था कि किसी भी शासक के विषय में किसी स्तंभ पर उसकी प्रशंसा में अच्छे अच्छे वाक्य लिखे जाते थे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल, जो जिसको गोंड भी बोलते थे, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ऐसा इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। जैसा उस प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन के विषय में लिखा, तो जो आगे आने वाले इतिहासकार हैं उसको क्या मानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ठीक है एक शासक था, लेकिन जितना शक्तिशाली उस प्रशस्ति में उसको दिखाया गया है, क्योंकि जो उस समय के दरबार के लेखाकार होते थे, दरबार के जो लेखक होते थे, इतिहासकार होते थे, वो उस समय जो उस राजा होता था, सम्राट होता था, शासक होता था, उसको खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा में अच्छे अच्छे शब्द लिखते थे, अच्छी अच्छी लाइनें लिखते थे और उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाते थे। क्या हो जाते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण। साथ ही यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। और कुछ इतिहासकार बाद में ये भी सोचने लगे कि जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके विभिन्न भागों पर अधिकार का उल्लेख शासकों ने क्यों किया। चलो आगे देखते हैं। पीछे एक मैप है, उसको भी देख लेते हैं, जहाँ पर गयासुद्दीन बलबन का शासन दिखाया, इस मैप के द्वारा दिखाया। देखो कितना, इतना नहीं था। गयासुद्दीन बलबन जो है, जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था, वो ठीक है उसने शासन किया, लेकिन इतने ज़्यादा दिन तक शासन भी नहीं किया और इतना बड़ा शासन जितना उसका दिखाया इतना उसका शासन नहीं था। आगे देख लेते हैं। आगे है सन 700 ईस्वी के कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटे चलती रहती थी। कभी कभी चोल, गजनी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे
उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। अभी अगले अध्याय में हम सब देखेंगे। चूँकि जो कक्षा 7 का ये हमारा अतीत की बुक है बहुत ही खास है, और कक्षा 8 की, इसमें हमें हमारे देश का इतिहास जानने को मिलेगा कि हमारे देश में मध्यकाल में क्या क्या हुआ। चलो आगे देखते हैं। आगे है 18वीं सदी में मुग़ल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में मुग़ल वंश क्या था, उसका पतन हो गया था, क्योंकि मुग़ल 1526 में बाबर से शुरू हुआ और अंत में बहादुर शाह जफ़र 1857 की जो क्रांति हुई वहाँ तक भी बहादुर शाह जफ़र था, लेकिन अंतिम था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन कई बड़े बड़े छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसमें आगे क्या है, पुराने और नए धर्म। जो धर्म है उनमें भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि हजारों वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। कई बड़े परिवर्तन, क्योंकि इन्हीं वर्षों में इस्लाम और ईसाईयत का भारत में प्रभाव बढ़ा। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजा और मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। इस बीच में क्या हुआ, जो पुरोहित और ब्राह्मण थे उनका महत्व अधिक बढ़ गया था। उन्होंने भगवान की जो स्तुति और पूजा है उसको जटिल बना दिया था, जिससे आम लोग जो है इतनी जटिल विधियाँ थी, इतनी जटिल कर्मकांड थे कि उनको कर ही नहीं पाते थे। आगे देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था, क्योंकि जो
पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, उनको कौन संरक्षण देता था? उस समय के शासक। क्यों देता था? वैसे तो समझदार तो थे ही, लेकिन वो संस्कृत के अच्छे विद्वान होते थे और शासकों को लगता था कि ईश्वर से ये स्तुति प्रार्थना करेंगे हमारी ओर से तो हमें लाभ होगा। आगे देखते हैं, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। इसी बीच में एक भक्ति काल आया। भक्ति काल में क्या हुआ? उसमें भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाया और उसमें प्रेम, जैसे बीच में का उदाहरण आता है और भी कई संतों का उदाहरण आता है, संत तुकाराम, और बीच में सूफी, जो इस्लाम धर्म में सूफी संत आते हैं। इस तरह से क्या होता है कि वो प्रेम के बल पर देवी देवता को कर्मकांडों के बिना भी प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा मध्यकाल में हुआ, जो आगे अध्याय में देखेंगे। आगे देखते हैं, यही वह गुण था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कौन सी सदी में पहुंचा? 7वीं में। क्यों पहुंचा? क्योंकि जो मोहम्मद साहब का जन्म था वो कब हुआ था? वो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उसके बाद इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ा और 700 ईस्वी में कहाँ तक पहुँच गया? व्यापारियों के द्वारा भारत तक भी पहुँचने लगा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो मूल इस्लाम है, जो कुरान है, वह क्या बताती है कि हर व्यक्ति समान है और सभी गले लगाने योग्य हैं। वास्तव में ग्रंथों में सभी चीज़ें अच्छी लिखी हैं, लेकिन ग्रंथों से लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना क्या करते हैं? राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आगे देखते हैं, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा कौन थे? खलीफा जैसे हमारे यहाँ शिया धर्मगुरु होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में उनको शुरू में क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। आज भी खलीफा कहते हैं। जो इस्लामिक जानकारियाँ रखता है, उनका जो धार्मिक गुरु है उसको खलीफा कहते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेष कर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन सब के विषय में हम आगे इसी किताब के अंदर पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है, और तब आप लोगों को सही से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देखते हैं, समय और इतिहास के कालखंडों का पर विचार। बस थोड़ा ही अध्याय रहा है, ये 1-2 टॉपिक रहा है, इसको कंप्लीट कर इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार।
अब जो समय है और इतिहास के कालखंड हैं उस पर विचार करते हैं कि इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया इतिहासकारों के द्वारा देखते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखावा है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, गुणों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने अपने अनुसार क्या किया, भारत को संप्रदाय के आधार पर था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर बांट दिया, और जैसा उन्होंने बांटा वैसा ही फिर यह बटा रह गया। आगे देखते हैं क्या है। विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। अर्थात अंग्रेज़ों का क्या मानना था उस समय के इतिहासकारों का कि जो इतिहास है वो केवल शासकों से ही जुड़ा हुआ है, जो शासक हुए हैं उनके विचारों से ही इतिहास प्रभावित है। आगे देखते हैं। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। चूँकि क्लास 6 में क्या है, प्राचीन इतिहास है, 700 ईस्वी से पहला इतिहास है, तो उसमें क्या है, जो प्राचीन समाज हैं उसके विषय में कई प्रकार से दिखाया गया है। पढ़ेंगे उसको भी, कक्षा 6 की क्लास चल रही है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। जैसे शिकारी, संग्राहक, आरंभिक तौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। क्योंकि इतिहास को कक्षा के अनुसार भी बांटा, 6 में प्राचीन इतिहास, 7th में मध्यकालीन और 8 में हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनसे यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखने की कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं और समाज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखे कि और भी क्या कुछ बदला या वैसा ही रहा। तो हमने क्या किया, अभी देखो पूरे अध्याय की एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ा है। ये NCERT है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे वो सारी जानकारी निकलती है। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी बुक हो, जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं उससे नई नई चीज़ें मिलती हैं। चलो इसके अब प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न है ये, हमारा अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? क्या है अतीत में विदेशी किसको माना जाता था? किसको माना जाता था अतीत में विदेशी? अतीत में विदेशी उसको माना जाता था जब कोई व्यक्ति किसी गांव में ऐसा आ जाता था जिसकी बोलचाल, खान पीन और संस्कृति उस गांव के लोगों से मेल नहीं खाती थी। तो उस गांव के लोग उसको क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। ठीक है, तो विदेश में किसको कहा जाता था अतीत में विदेशी? पीछे अध्याय में है, पूरा पैराग्राफ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। नहीं आप लिख पाओगे तो अभी लिख लीजिए, किसको कहते हैं? अतीत में विदेशी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो मानो किसी गांव में जाता था और उसका खान पान, रहन सहन वहाँ के लोगों से मेल नहीं खाता था, तो उस गांव के लोग उसको विदेशी कहकर पुकारते थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सही या गलत का निशान लगाना है। तो क्या है? पहला क देखेंगे, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सन 700 के बाद कागज़ का आविष्कार हो चुका था। वैसे तो 107 में कागज़ का आविष्कार हो चुका था, 105 में, और 700 तक आते आते कागज़ बहुत सस्ता हो गया था, इसलिए उसके बाद सभी चीज़ें कागज़ पर लिखी जाने लगी और अभिलेखों की आवश्यकता नहीं हो पड़ी, और इस कारण इस काल के कोई भी अभिलेख नहीं मिले, इसलिए ये सही है। ख देखते हैं, इस काल के दौरान, इस काल मतलब 700 से 1750 की बात हो रही है। इस काल के दौरान मठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये भी सत्य है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, क्योंकि जो मराठा शक्ति है वह इसी काल के दौरान पनपी। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी सही है। हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे जैसे कृषि का विस्तार होता चला गया और बस्तियां बढ़ती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई, तो जंगल काट काट कर वहाँ पर कृषि की जाने लगी, जिससे जो जंगल में लोग रहते थे वनवासी, कभी कभी उनको अपने स्थान भी छोड़ने पड़ते थे। ठीक है, और वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ता था। तो ये भी सही है। घ प्रश्न देख लेते हैं। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये गलत है, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखने पर भी उसमें न तो असम है, न मणिपुर है, न ही कश्मीर है, जबकि उसमें पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्यों के नाम है। ठीक है, तो आप इनको कर लेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरें। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? अभिलेख
क्या रखे जाते हैं? अभिलेख, अभिलेख रखे जाते हैं। ठीक। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? हमने पीछे पढ़ा, मिनहाज ए सिराज। क्या था नाम? मिनहाज ए सिराज। यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, आप रोक कर देख लेंगे, मिनहाज ए सिराज। आगे देखते हैं। और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। नई फसलें कौन कौन सी थी उसमें? मक्का और तंबाकू, आलू, चाय और कॉफ़ी। क्या क्या पीछे दे रखी हैं पूरी? मक्का, तंबाकू, आलू, चाय और कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। इसको कर लेंगे आप। प्रश्न 4 देख लेते हैं। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दें। जो इस काल में कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन हुए, कौन कौन से परिवर्तन हुए? पीछे अध्याय में हमने पढ़ा। इस काल में एक तो चरखा आया, रहट आया, और प्रौद्योगिकी कई क्रम हैं। पीछे आप एक बार इस अध्याय को दोबारा से पढ़ना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप बुक में भी देख लेना, बुक में है ये। ठीक है, बुक में पूरा है कि प्रौद्योगिकी किस किस को लिखना है, तालिका में आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर कोई समस्या होगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका। नहीं, लास्ट नहीं, कई क्वेश्चन बचे हैं इसमें। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस काल में जो धार्मिक परिवर्तन हुए उसमें जो है, इस कालखंड में धार्मिक परिवर्तनों में जहाँ पर पंडितों और मौलवियों का वर्चस्व बढ़ गया था, तो इसी काल के दौरान ऐसा भी देखने को मिला कि बिना कर्मकांड और बिना मौलवी और पंडितों के भी लोगों ने प्रेम के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने के बल दिया। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इन प्रश्नों को मैं करा ही देता हूँ। अगली एक छोटी वीडियो और बना देता हूँ जिसमें सभी जो प्रश्न शेष बच्चे हैं उसको करा दूँगा। तब तक आप ऊपर जितना किया है उसको पढ़िए और प्रश्न कीजिए। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए अपना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करो।